हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर क्लास 6 का ज्योमेट्री। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे क्लास 6 का एंड हम अभी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीधा कि हम वन शॉट वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे फॉर योर क्लास 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स, हर सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्री की। अब ज्योमेट्री होता क्या है, सबसे पहले इस पे आते हैं। ज्योमेट्री जो हमारा वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। किससे डिराइव हुआ है? एक ग्रीक वर्ड से। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है हमारा जियोमेट्रॉन। ठीक है, वो वर्ड क्या है? वो ग्रीक वर्ड क्या है? जियोमेट्रॉन। जहां पे ये जो जियो का मतलब, जो जियो हमारा वर्ड है, इसका मतलब है अर्थ। इसका मतलब है अर्थ। एट द सेम टाइम जो ये मेट्रॉन है, जो हमारा सेकंड पार्ट है इस वर्ड का, मेट्रॉन, इसका मतलब है मेजरमेंट। इसका मतलब है मेजरमेंट। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ज्योमेट्री का मतलब क्या है? कि कोई भी प्लैनेट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। दैट इज जियोमेट्री। तो हम बेसिकली अर्थ यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं टू एक्सप्लेन कि हम अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे हमने अपनी स्टडी को एनहांस किया। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री में हम किस चीज के बारे में बात करते हैं? सबसे पहले हम शेप्स के बारे में बात करते हैं। कितने टाइप के शेप्स होते हैं, कौन सा शेप किस टाइप का है, या कितने शेप्स होते हैं, है ना, कौन सा शेप हम क्या कहते हैं, वो हमारा आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ ज्योमेट्री। और शेप्स के अलावा हम आते हैं फिगर्स पे। फिगर्स पे भी अब बहुत टाइप ऑफ फिगर्स होते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्टेंस की भी बात करते हैं कि हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज टर्म्ड एज डिस्टेंस। ये भी हम यूज करते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो कि हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं। और ज्योमेट्री हम यूज सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं? फिजिक्स में, आर्किटेक्चर में, एंड जब स्पेसक्राफ्ट की बात करते हैं तब हम ज्योमेट्री बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये जो हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं अभी तो बहुत बेसिक लग रही है आपको, ऑब्वियसली बात है क्लास के हिसाब से, बट इसको बहुत ही एडवांस लेवल में हम लोग पढ़ते हैं आगे जाके, जो कि हम एक लार्ज स्केल पे यूज करते हैं आर्किटेक्चर में, स्पेस माइनिंग में, स्पेस क्राफ्ट के बारे में। एंड हम अपना इसको और भी यूज करते हैं इन डेली लाइफ एज वेल। कंस्ट्रक्शन करना है या आपको कुछ भी कह सकते हैं कि आप कहीं हो, आपको कहीं पहुंचना है, तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये सब हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। तो इसको हम आज डिटेल में टॉपिक कवर करेंगे। एंड इन केस आपको लगता है कि हमारी वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है एंड आपको हमारा कंटेंट भी अच्छा लग रहा हो, आपको किसी भी लेवल पे हेल्प हो रही है, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे 3 चैनल है। फर्स्ट इज द जूनियर्स, जिसपे ये वीडियो है अभी हमारी अपलोड हुई है, एंड वी हैव वन मोर दैट इज 9th-10th चैनल, जहाँ पे 9th-10th के बच्चों के लिए हमने चैप्टर वाइज लेक्चर्स प्रिपेयर कर रखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आएगी पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट कुछ नहीं, जैसे मैंने ये बोला कि ये पॉइंट है ए, है ना, तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट एक सिंगल पॉइंट है, इसमें कोई डिस्टेंस चला नहीं है, जहां है वहीं जहां हम खड़े हैं वो एक पॉइंट है ना। क्लियर है ना बात? तो ये पॉइंट ए है, यहाँ पे मैंने बनाया एक पॉइंट बी, है ना। तो ये जो पॉइंट्स हो गए, ये हमारे पॉइंट्स कैसे हैं? जिनका कोई डिस्टेंस नहीं है, जो कोई डिस्टेंस चल रहे हैं वो बस एक पॉइंट पे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस भी क्या है? उनका डिस्टेंस 0 ही है ना। क्लियर है बात? तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट बना दिया सी, ऐसे यहाँ बना दिया डी। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये एक सिंगल डायमेंशनल होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल डायमेंशन। इनकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई डिस्टेंस ही ट्रैवल नहीं करते, ये बस एक फिक्स्ड पॉइंट है व्हिच इज टर्म्ड एज पॉइंट, है ना। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है? जैसे मैंने अभी पीछे कुछ पॉइंट्स बनाए, है ना, इन पॉइंट्स के बीच में जो फिक्स डिस्टेंस होगा उसको हम उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। लाइन क्या होती है कि आपके पास कोई पॉइंट है, जैसे मैंने बोला कि ये मेरे पास एक पॉइंट है ए एंड ये एक पॉइंट है बी। ठीक है, अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया? इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे इस लाइन के कितने फिक्स्ड पॉइंट्स हो गए? यहाँ पे इसके हो गए 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, है ना। इसके हो गए 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। अब जो 2 फिक्स्ड पॉइंट्स है, यही हमारे बना रहे हैं लाइन सेगमेंट, यानी कि इन ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है ना। डिस्टेंस यहाँ पे
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज फिक्स्ड, है ना। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में वो फिक्स्ड होता है, आपके दोनों पॉइंट्स भी फिक्स्ड होते हैं। इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके इस पॉइंट पे, आपके इस लाइन पे, ए बी लाइन पे कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? एक पॉइंट ये हो गया, है ना, एक ही मैंने ये बना दिया। ऐसे मल्टीपल बहुत सारे बना सकते हैं, बट मैं इनके बीच में भी तो बना सकती हूँ ना मल्टीपल पॉइंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। कितने एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट को काउंट नहीं कर सकते। मल्टीपल पॉइंट्स आप कितने काउंट करोगे, है ना, बना तो बहुत सारे सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट हमारी ऐसी लाइन होती है जिसके दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं एंड उनके पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होता है, डिस्टेंस भी हमेशा फिक्स्ड होता है। क्लियर है? इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैंने बोला, मेरा पॉइंट्स है ए एंड बी, इनके बीच की लाइन सेगमेंट वुड बी दिस वे। हमने एक लाइन बना दी ए बी के ऊपर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइन पे, which is a line। अब लाइन क्या होती है? लाइन क्या होती है? लाइन एक ऐसी, लाइक हमने एक लाइन ड्रॉ करी एंड दोनों एंड्स पे एरो बना दिया। अब एरो का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपकी जो लाइन है वो दोनों एंड से एक्सटेंड कर रही है आगे की तरफ, रुक नहीं रही, इन्फिनिटली लेफ्ट पे मूव कर रही है, इन्फिनिटली राइट पे मूव कर रही है, तो ये कभी आपकी एंड नहीं कर रही। तो ऐसी जो हमारे फिगर्स होते हैं इनको हम कहते हैं लाइन। अब मैंने मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने इससे बोला कि ये लाइन एल है। लाइंस को हम अपने लेटर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने अब स्मॉलर लेटर ले लिया एल एंड इसके हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एल क्या है? मेरी एक लाइन है। अब मान मैंने यहाँ पे एरो के पास कोई नाम लिख दिया ए और बी कैपिटल में, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगी? ए बी के ऊपर मैंने एरो बना दिया, लाइक एक लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन। अब लाइन होती क्या है? जो हमारे दोनों एंड से एक्सटेंड करती, कभी भी एंड नहीं करती है दोनों एंड से। क्लियर है बात? दोनों एंड में उसका कोई भी एंड नहीं है कि आगे बढ़ती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। सिमिलरली अदर साइड पे भी ये मूव करती रहेगी, एंड कभी नहीं करेगी। क्लियर है बात? तो ये हो गई हमारी एक लाइन ए बी। क्लियर है? ठीक है, अब आपसे मैं ये पूछूंगी कि आपके इस लाइन में कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका आंसर कितना होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगर मैं चाहूं यहाँ पे पॉइंट्स बनाने की ट्राई करूं, तो आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे भी मल्टीपल पॉइंट्स बना सकते हैं, है ना। एंड ऊपर से आपकी लाइन कभी एंड भी नहीं हो रही है। जब लाइन ही एंड नहीं हो रही है, लाइन एक्सटेंड ही करती जा रही है, तो ऑब्वियस ही बात है आपके जो पॉइंट्स होंगे उनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट ऑन अ लाइन। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस पे। अच्छा, इससे पहले हम आते हैं रे पे कि रे क्या होती है। रे क्या होती है? रे एक ऐसी लाइन ही होती है जिसका एक एंड होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट में दो फिक्स्ड पॉइंट्स थे, फिर लाइन में हमारा नो फिक्स्ड पॉइंट। हमारे पिछले वाले केस में नो एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है इस केस में, है ना। क्लियर है बात? ऐसे ही रे में हमारे सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, वन फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ए एंड अदर साइड पे ये आगे मूव कर रही है, ठीक है, और मैंने इसको लिख दिया बी। तो यहाँ पे ए बी क्या है? एक रे है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट है, बट डिस्टेंस फिक्स्ड नहीं है। डिस्टेंस फिक्स्ड नहीं है बिकॉज आपके अदर एंड से बी जो है वो लाइन आपकी आगे मूव करती जा रही, कभी भी एंड नहीं कर रही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इज नॉट फिक्स्ड। डिस्टेंस फिक्स नहीं है, आपका सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट होता है एंड यू कैन हैव infinite number of points lying on this
रे, इस रे पे हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स फिर से एग्जिस्ट करेंगे इन अ सिमिलर वे जैसे रे जैसे लाइन सेगमेंट और लाइन में एग्जिस्ट कर रहे थे। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने लिखा ए बी एंड उसके ऊपर एक लाइन बनाई विद अ सिंगल एरो। लाइन में हम दोनों एंड्स पे एरो बनाते हैं बट रे में हम सिंगल एरो बनाते हैं टू रिप्रेजेंट कि ये आपका एक ही तरफ से एक्सटेंड कर रहा है इनफाइनाइटली। क्लियर है बात? और एक उसका फिक्स्ड पॉइंट है जो कि हमारा इस केस में ए है। तो हमारे तीन कैटेगरीज हो गई, तीन कैटेगरीज हो गई। तो हमारे पास तीन कैटेगरीज आ गई। सबसे पहले हमने बात की लाइन की, फिर हमने बात की रे की और हमने बात की लाइन सेगमेंट की। है ना? तो लाइन में क्या हुआ, लाइन में हमारे कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ये आपके दोनों एंड्स पे इनफाइनाइटली डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। सिमिलरली रे में आपका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है एंड ये मूव करता है टुवर्ड्स अदर साइड इनफाइनाइटली, ये कभी भी एंड नहीं करेगा बट इसका सिर्फ एक एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। एक एंड पॉइंट कह सकते हो आप या एक फिक्स्ड पॉइंट आप कह सकते हो। क्लियर है बात? ठीक है, आगे हम आते लाइन सेगमेंट में। लाइन सेगमेंट मींस कि आपका फिक्स्ड डिस्टेंस है एंड आपके दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। तो इसका डिस्टेंस फिक्स्ड होगा, इसका डिस्टेंस फिक्स नहीं होगा एंड इसका भी डिस्टेंस फिक्स नहीं होगा बिकॉज ये दोनों लाइंस लाइन एंड लाइन और आपकी रे दोनों ही इनफाइनाइटली मूव करती हैं। क्लियर है बात? तो आपका फिक्स डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट का ही होगा। क्लियर है बात? तो हम आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बात करते हैं। ये लाइंस कैसी होती है? ऐसी लाइंस जो एक क्रॉस बनाए या एक दूसरे को टच करे, एक पॉइंट पे कट कर रही हो एक दूसरे को। जैसे कि मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, और मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काइंड ऑफ अ क्रॉस बन रहा है या एक्स बन रहा है ना? तो इस केस में अगर मैंने इस लाइन को एरो आएगा बिकॉज हम लाइंस की बात कर रहे हैं। तो लाइंस में आपका क्या होता है, दोनों एंड से वो एक्सटेंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी एरो ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक पॉइंट इनका कॉमन आ रहा है, ये जो पॉइंट है ना, ये इनका पॉइंट एक ओ जो अगर मैंने ले लिया, ये पॉइंट को नाम दे दिया ओ, तो ये आपका जो एक ओ पॉइंट है ये आपका दोनों लाइंस के लिए कॉमन आ रहा है जहां से दोनों लाइंस पास कर रही है, यानी कि एक दूसरे को कट कर रही है। दैट मीन्स कि जो दोनों लाइंस है वो आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगर मैं बोलूं कि ये लाइन एन है और ये लाइन एम है, तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन एल एंड लाइन एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना? क्या बोल सकते हैं कि एल की लाइन एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि उनका एक फिक्स्ड पॉइंट आ रहा है जो कि दोनों के लिए कॉमन है, जो दोनों लाइंस के लिए कॉमन, जहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। दो लाइंस आर टर्म्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये लाइन सिर्फ ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकती है ना? ऐसे भी हो सकती है, या आप कह सकते हो कि मेरी एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी मेरी ऐसे चली गई, तो यहाँ पे भी आपका एक फिक्स्ड पॉइंट कॉमन आ रहा है दोनों लाइंस के लिए, तो ये भी आपकी कैसी हुई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैरेलल लाइंस पे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। अच्छा, हम एक क्वेश्चन पहले ट्राई कर लेते हैं, फिर हम आगे अपने पैरेलल लाइंस पे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन की कैन टू लाइंस इंटरसेक्ट मोर देन वन पॉइंट? क्या हमारे दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, दो से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? नहीं। देखो, अगर यहाँ पे मेरी ये लाइन जा रही है एंड आप दूसरी ड्रॉ करते हो ऐसे, जहां से वो दो पॉइंट्स पे टच करे, तो ये आपकी एक सिंगल लाइन नहीं हुई, तो ये मेरी लाइन हुई, ये आपकी दो लाइंस हो गई ना। देखो, ये दो लाइन आ रही है ना? ये आपका कॉमन पॉइंट आया, कॉमन वर्टेक्स से पॉइंट आया एंड दो लाइंस आपस में सेम नहीं है, अलग अलग लाइंस है। तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाएगी, सिर्फ एक ही पॉइंट पे आपकी वो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, जो कि ये पॉइंट आ गया, मैंने नाम दे दिया इसको पॉइंट ओ। क्लियर है बात?
तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वो हमारे सिर्फ एक ही बार एक दूसरे को कट करती है, एक ही कॉमन पॉइंट हमारा आता है दोनों लाइंस के लिए। तो यहाँ पे कैन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट, तो इसका आंसर हुआ नो, नहीं, कि हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ एक ही बार मीट करती है, उनका सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट आता है। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन बी क्या कह रहा है, कैन मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। मैंने मान लो यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, ठीक है। अब क्या आपकी दो से ज्यादा लाइंस इस पॉइंट से पास कर सकती हैं जो कि आपस में इंटरसेक्टिंग हो? ट्राई करते हैं, है ना, ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने एक लाइन ऐसे पास की, ठीक है, एक लाइन मैंने ऐसे पास की, दूसरी मैं एक पास कर रही हूं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई जो कि पॉइंट ए पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब मैं चाहूं तो यहां से एक लाइन क्या और पास करा सकती हूँ, क्या एक लाइन और पास करा सकती हूँ? तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने तीन लाइंस ड्रॉ करी, उनका नाम क्या है, पहले हम नाम लिख लेते हैं, ये एल, ये एम और ये ले लिया मैंने एन। अब आपकी एल एम एन आपस में इंटरसेक्टिंग है या नहीं है? बिल्कुल है, बिकॉज तीनों ही हमारे एक सिंगल पॉइंट से पास करी विच इज ओ। तो तीनों ही कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। तो मैं यहाँ क्या कह सकती हूँ, एल की लाइंस एल एम एंड एन आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये तीनों ही हमारी कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। क्लियर है बात? ठीक है। क्या आप सिर्फ तीन ही लाइन पास कर सकती है एक पॉइंट से? क्या मैं यहाँ से चौथी लाइन भी पास करा सकती हूँ? बिल्कुल करा सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो मैंने एक और लाइन पास करा दी सेम पॉइंट से, इसको नाम दे देते हैं, चलो मैंने इसको नाम दे दिया पी, स्मॉल पी। तो यहाँ पे आपकी पी भी क्या हो रही है, ओ से पास कर रही है। तो अब ये क्या आपके दो से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास करें जो कि इंटरसेक्टिंग हो? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट। क्या एक ही पॉइंट से पास करने वाली मल्टीपल लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती है? तो हो सकती है कि नहीं। हमने यहाँ कितनी ड्रॉ करनी, 4। ऐसे ही हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम अपनी ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग दिस सिंगल पॉइंट ओ। इसी पॉइंट से हम अपनी मल्टीपल यहाँ पे मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को पास करा सकते हैं विच वुड बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ यस, कि हाँ हमारी दो से ज्यादा लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं जो कि हमारी एक ही पॉइंट से पास कर सकती है। क्लियर है बात? ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई है। अब हम आगे पैरेलल लाइंस की बात करेंगे। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का एकदम अपोजिट, काइंड ऑफ अपोजिट। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो लाइंस है आपकी, ठीक है, दो लाइंस है, ये इनका बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होता है और वो कभी मीट नहीं करती। तो दो कैटेगरीज क्या हो गई, दो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई, पहली ये कि दे नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि एक कट कभी नहीं करेंगी, वो इस फॉर्म में कभी भी नहीं आएंगी। क्लियर है बात? ठीक है। और इनकी दूसरी कंडीशन ये होती है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होता है, डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होता है। द डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी कैसा, उनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज फिक्स्ड, है ना। अब लाइंस दिखती कैसी हैं, ये लाइंस दिखती कैसी हैं,
तो मैंने यहाँ पे 2 लाइंस बनाई, ठीक है। मैं इनको नाम दे रही हूँ, लाइन होते हैं एरो भी आएगा बिकॉज दे विल बी एक्सटेंडिंग फ्रॉम बोथ साइड। तो मैं इसको नाम दिया एल एंड ये आ गई हमारी लाइन एम, ठीक है। तो क्या ये कभी मीट करेंगे? अगर ये आगे भी मैं एक्सटेंड कर दूं, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, मैं इसको भी आगे एक्सटेंड कर दूं, ये स्ट्रेट जा रही है, ये क्या कभी आगे भी जाके टच करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी? नहीं करेंगी। सिमिलर वे अगर मैंने यहाँ भी से एक्सटेंड कर दिया दोनों लाइंस को, तो ये भी आगे जाके कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। दैट मीन्स दीज टू आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है बात? ठीक है। और इनकी जो डिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया या मैंने काम किया, मैंने यहाँ पे बस डिस्टेंस नापा कि दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ रहा है। फिर मैंने कहीं मिडलमैन के बीच का डिस्टेंस वापस से कैलकुलेट किया, तो वो भी कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे जाके मैंने फिर से एक पॉइंट पे डिस्टेंस मेजर किया, तो वो भी आया 4 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों लाइंस है हमारी, इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा हमारा फिक्स्ड रहेगा। डिस्टेंस चाहे जो भी हो, 10 हो, 12 हो, 30 हो, 50 हो, पर डिस्टेंस हमेशा दोनों लाइंस के बीच में फिक्स्ड ही रहेगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो पैरेलल ऐसी लाइंस होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होता है। डिस्टेंस फिक्स्ड तो वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, दूसरे को कट कभी नहीं करेंगे। क्लियर है बात? कट नहीं करेंगे। जैसे मान लो मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी, वो ऐसे जा रही है एंड दूसरी ऐसे गई, ठीक है। अब आप कहोगे मैम कि ये दो लाइन तो अभी कट नहीं कर रही, ये दोनों लाइन है ये अभी कट तो नहीं कर, तो क्या ये भी पैरेलल हुई? नहीं। अगर आप अपनी इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हो, तो वो एक पॉइंट पे जाके दोनों मीट कर जाएंगी। तो ये कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। तो ये आपकी पैरेलल नहीं हुई। पैरेलल कैसी हुई कि आप कैसे भी एक्सटेंड कर दो, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, कैसे भी एक्सटेंड कर दो, आपकी लाइंस कभी भी कट नहीं करेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दोज आर टर्म्ड एज पैरेलल लाइंस। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आपने कभी रेलवे ट्रैक देखा होगा, है ना? रेलवे ट्रैक में क्या होता है, आपकी एक जो ट्रैक है वो ऐसे जा रही होती है एंड दूसरी आपकी ऐसे जा रही होती है। तो इनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। बीच में आपने देखा होगा ऐसे भी लाइंस होती है ना? तो ये जो लाइंस हुई ये आपस में कैसी हुई? इंटरसेक्टिंग। कैसी हुई? इंटरसेक्टिंग, है ना? बट आपके अगर मैं बात करूं, ये लाइन 1 और ये लाइन 2 की, ये दोनों आपस में कैसी हुई? दोनों आपस में हुई कैसी? पैरेलल लाइन। बिकॉज ये दोनों आपस में कभी भी एक दूसरे को टच या कट नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। दैट इज व्हाई ये इस केस में हमारी लाइंस कैसी हुई? पैरेलल लाइंस हुई। क्लियर है? ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने आगे के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रे। ये रे हम डिस्कस कर चुके हैं कि रे क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और ये आपका एक एंड से इनफिनिटली मूव कर सकते हैं। एक फिक्स्ड पॉइंट हुआ और ये अगर मैंने नाम दे दिया बी, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए एंड 1 सिंगल एरो। इस एरो का मतलब क्या है कि वो इनफिनिटली आगे मूव, एंडलेसली मूव कर सकती है। क्लियर है बात? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, नेम द रेस गिवन इन दिस पिक्चर। आपको इस गिवन फिगर में बताना है कि आपकी कौन कौन सी रेस इसमें बन रही है, ठीक है। तो आप जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? ये फिगर बना हुआ है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट टी है, एन है, बी है। आपके दो एरोस का मतलब क्या है कि ये इनफिनिटली आगे मूव कर सकती है। तो हमें नाम बताना है किसका? रे का। रे का मतलब क्या होता है? रे का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट एंड एक एंड से वो एंडलेसली मूव कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स या ऐसी लाइंस जो कि रेस बना रही है, उनका एक फिक्स्ड पॉइंट हो बट सेकंड पॉइंट से वो एंडलेसली मूव कर रहे हो, ऐसी कौन सी लाइंस हो गई? जल्दी से देखो। पहला आपने एक पॉइंट टी ले लिया, ठीक है। अब टी से आप ए पे जाओ, टी से आप ए पे जाओ। ये जो लाइन आ रही है टी ए, ये आपकी कैसी है? ये आपकी कैसी है? एक रे है, बिकॉज टी तो आपका एक फिक्स्ड पॉइंट है ना? एंड इसके आगे गए ए पे, तो ए से ये आगे एक्सटेंड कर रही है। तो पहली रे क्या हो गई? पहली रे क्या हो गई हमारे पास? पहली रे हो गई हमारे पास टी ए, है ना? दूसरी क्या और कोई रे बन रही है यहाँ पे?
और कोई रे बन रही है? बिल्कुल बन रही है। यहाँ पे देखो टी से फिर से हम बी पे गए और ये आगे एक्सटेंड किया, तो मैंने इसे नाम दे दिया पी। अगर तो आपकी टीपी क्या बन रही है? एक अगेन रे, फिक्स्ड पॉइंट टी है एंड टी से वो इन्फिनिटली आगे मूव कर सकती है। तो ये आपके पास क्या आ गया? अनदर पेयर ऑफ रे, दैट इज टीपी। ठीक है, क्लियर है बात, है ना? नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं वो कि हमें क्या बताना है? इज टी अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेस? जो हमने रेस बनाई है, जो हमने ये दोनों रेस बनाई है, क्या इन दोनों रेस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट टी ही है? क्या टी से ही हमारे जो लाइन है वो एक्सटेंड कर रही है? बिल्कुल। आपको देखो टी से ए पे गए तो वो आगे एक्सटेंड कर रहा है, फिर टी से पी पे गए तो भी वो आगे एक्सटेंड करे, तो आपका टी तो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना, बिकॉज टी आपका यहाँ पे क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट जहां से आपकी रे स्टार्ट हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा कि हाँ, यस, T is the starting point of each of the ray. दो रेस के लिए हमारा T is the starting point. क्लियर है बात, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज द फिगर नेम। जो आपको नाम मतलब जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको यूज करके हमें 5 पॉइंट्स बताने हैं। 5 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट्स, पॉइंट्स यानी कि फिक्स्ड पॉइंट्स, दैट इज यहाँ पे आप बताओ कौन कौन से आ रहे हैं। एक मुझे O दिख रहा है, एक मुझे E दिख रहा है, एक मुझे D दिख रहा है और एक B एंड एक C। तो ये हो गए मेरे फिक्स्ड पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं नाम लिख दे रही कि पॉइंट D, E, O, B एंड C। ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स, है ना? नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? क्या बताना है हमें? अ लाइन, हमें एक लाइन बतानी है। लाइन मतलब कि जिसके दोनों एंड्स जो है वो एंडलेसली मूव कर रहे हैं। तो ये हमारी लाइन कैसी होगी? कौन सी हो सकती है? देखो, क्या हम O से ले सकते हैं? O तो एक फिक्स्ड पॉइंट है, बट लाइन में फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है, तो हम O नहीं लेंगे, है ना? ठीक है, अब आप ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन देखी हमने। यहाँ देखो दोनों पे आरो आ रहा है, दोनों एंड्स पे आरो आ रहा है, तो ये आपकी कैसी हो गई? एक लाइन, है ना? एक लाइन हो गई। तो अगर मैंने ये पॉइंट ले लिया P एंड ये पॉइंट ले लिया Q, तो PQ कैसी हो गई? मेरी एक लाइन। तो PQ हियर, PQ इज अ लाइन, है ना? क्लियर है बात? ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पार्ट क्या है? 4 रेस। हमें क्या बतानी है? 4 रेस बतानी है। रेस का मतलब क्या हुआ? एक फिक्स्ड पॉइंट एंड अदर पॉइंट से वो एंडलेसली मूव कर रही है। तो ऐसी लाइन कहाँ है हमारे पास? अगर हम O ले ले, पहले थोड़ी देर के, तो अगर हम O से बात करें तो O से एक ये पॉइंट जा रहा है, तो ये एक रे हो गई, मैंने इसको नाम दे दिया R। तो आपकी OR क्या हो गई? एक रे हो गई। हमें एक रे तो मिल गई। अब O से अगर हम अलग डायरेक्शन पे जाएंगे तो ये OC, मतलब इसको हम L नाम दे देंगे, तो ये आपका OL क्या हो गया? एक अदर रे हो गई, क्योंकि O हमारा फिक्स्ड पॉइंट है और L से वो आगे एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपको अभी 2 और बतानी है, 2 रेज और बतानी। कौन कौन सी हो सकती है? कौन कौन सी हो सकती है? अगर मैं O की ही बात करूं, चलो मैं E पे आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। E की अगर बात करूं तो E फिक्स्ड पॉइंट से मैं अगर OP पे E से P पे आऊं तो P पे वो आगे एक्सटेंड कर रही है, तो दैट इज कि ये भी हमारी कैसी हो गई? एक रे हो गई। अगर हम रे के नाम लिखते हैं तो हम जो फर्स्ट लेटर लिखते हैं तो वो आपका फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे E पहले लिखा, तो E हमारा यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है एंड P पे वो आगे एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है हमारा रे का नाम लिखने का। एक रे और बतानी है, तो हम अगर E से ही बात करें तो E से आपका अगर आप B पे जाओगे Q की तरफ, E से B की तरफ होते Q की तरफ जाओगे, तो ये भी क्या बन गई आपके पास? रे। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ
कि लास्ट जो है वो ई क्यू हो सकती है मतलब, है ना। ठीक है, और भी मल्टीपल रेज यहाँ बन रही हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ओ से ही, तो ओ से क्यू भी आपकी एक रे बन रही है ना। ओ से पी भी है आपकी एक रे बन रही है, ओ से आर भी एक रे है, ओ से एल भी एक रे है ना। तो मल्टीपल रेज हमारी फॉर्म कर रही है यहाँ पे। क्लियर है बात? ठीक है, फिर लास्ट पार्ट क्या है? 5 लाइन सेगमेंट्स। अब आपको क्या बतानी है? लाइन सेगमेंट्स बतानी है। लाइन सेगमेंट मतलब कि जिनके 2 फिक्स्ड पॉइंट्स है, तो हमें ऐसे लाइंस देखनी जिनके दोनों ही एंड्स हमें मिल रहे हो, यानी कि फिक्स डिस्टेंस हमें मिल रहा हो। तो अगर मैं यहाँ बात करूं डी से, तो डी से ई आपका देखो 2 पॉइंट्स है, डी और ई आपके 2 फिक्स्ड पॉइंट्स है, इनके बीच का डिस्टेंस हमारा फिक्स्ड होगा, तो ये हमारी एक लाइन हो गई। तो यहाँ पे डी के ऊपर मैंने डैश किया एक लाइन में, तो ये हमारी हो गई लाइन सेगमेंट, है ना। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट और क्या है हमारे पास? अगर मैं यहाँ से ई से ओ ले लूं, तो ये भी हमारी लाइन सेगमेंट है, वो इसके भी दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड है, दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स्ड है, एरो कहीं भी नहीं है, तो ये भी हमारी क्या हो गई? ईसी ई ओ इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट। ऐसे ही हमें 3 और बताने हैं। तो अब खुद देखो, यहाँ पे O से B, O भी एक फिक्स्ड पॉइंट है, B भी एक फिक्स्ड पॉइंट, तो आपका OB भी क्या आ गया? एक लाइन सेगमेंट आ गई। 2 और बताने हैं, तो O से C ले लो, आप O से C ले लो, O भी फिक्स्ड पॉइंट, C भी फिक्स्ड पॉइंट, तो ये आपका OC भी क्या आ गया? एक लाइन सेगमेंट आ गई। आपको एक और बताना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं D और O ले लेती हूँ। D और O ले लिया, तो देखो मैंने E को स्किप कर दिया बीच से। E आपका OD के बीच में कहीं लाइन कर रहा है, पर मैंने उसे स्किप कर दिया, तो उसको स्किप करने से मेरे D और O के बीच का एक डिस्टेंस फिक्स्ड आ गया। तो ये आपकी क्या हो गई? एक लाइन सेगमेंट अब है, बिकॉज दोनों ही फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। क्लियर है बात? पक्का? तो हमने ये क्वेश्चन किया है, हमने ये समझने के लिए कि आपके लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं गिवन फिगर में, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप आज होमवर्क ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड इनकेस आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आपका जब क्वेश्चन है या कंप्लीट करके मुझे बताना जरूर। तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सको। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो है कि कर्व्स क्या होते हैं? कर्व्स ऐसी लाइंस होती हैं, या आप कह सकते हो कि ऐसे फिगर्स होते हैं जिनको हम अपना पेन उठाए बिना एक ही बार में बना सकते हैं। जैसे कि कंडीशन क्या है यहाँ पे? विदाउट लिफ्टिंग पेन। जैसे कि मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, अब मैंने इस पॉइंट पे अपना पेन रखा, मैंने इसे घुमा के बहुत मतलब इसको डिस्टेंस ऐसे बना दिया, और मैंने यहाँ पे एंड कर दिया इसको पॉइंट बी पे। तो ए से बी पे आने में मुझे कोई बहुत टाइम नहीं लगा, मैंने अपने पेन को लिफ्ट किया, मैंने अपने पेन को अपने कॉपी या बोर्ड से उठाया नहीं, और मैंने एक ही बार में बना दिया। तो ये आपका कैसा हुआ? एक कर्व। और ऐसे ही आपका ये भी एक कर्व है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड कर दिया, ये भी आपका एक कर्व बन गया। ऐसे ही सर्कल भी हमारा एक कर्व होता है, जिसमें आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होता है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे आके एंड कर दिया। मैंने अपने पेन को लिफ्ट किया, अपने पेन को उठाए बिना ये एक फिगर बना दिया। तो इनको हम कहते हैं कर्व्स। अब कर्व सिर्फ आपके इस टाइप के नहीं होते हैं, आपकी लाइंस भी हो सकती है, जैसे कि ये हो गया। तो ये भी क्या बन रहा है? मैंने यहाँ पे 4 लाइंस यूज की और पेन लिफ्ट किए बिना ही मैंने ये फिगर बना दिया। तो ये भी कैसा हुआ? आपका एक कर्व हो गया। क्लियर है बात? ठीक है। अब कर्व्स आपके मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओपन कर्व की बात करेंगे। ओपन कर्व का मतलब कि आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम नहीं है, जैसे कि
जैसे कि इस केस में देखो आपका स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम नहीं है, तो ये आपको कैसा हुआ, ओपन कर्व हो गया, है ना। एंड वैसे अगर हम सर्कल की बात करें तो आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इस केस में दोनों ही सेम आ रहा था, तो ये आपका एक ओपन कर्व नहीं होगा। ओपन कर्व मतलब स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर नॉट सेम, ये हमारे सेम नहीं है, हमारे दोनों पॉइंट सेम नहीं है। यानी कि मैंने एक पॉइंट लिया, मैंने यहां से ऐसे करके कुछ बना दिया, तो ये आपका बन गया एक ओपन कर्व। क्लियर है बात, ठीक है। ये मैंने पेन लिफ्ट किए बिना बनाया है, ये भी करना हमेशा दिमाग में रखनी, कर्व है मतलब पेन लिफ्ट किए बिना, पेन उठाए बिना हमने एक फिगर ड्रॉ किया। क्लियर है बात, तो इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम नहीं है, तो ये आपका कैसा हुआ, एक आपका ओपन कर्व। ठीक है, ऐसे ही ये मैंने एक पॉइंट, ये आपका पॉइंट हो गया P और ये Q, तो मैंने स्टार्ट किया Q से एंड किया P पे, तो ये भी कैसा है आपका एक ओपन कर्व, बिकॉज यहाँ पे मैंने लाइन सेगमेंट्स यूज की है, मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स यूज किए हैं, पेन लिफ्ट के बिना बनाया, बट दोनों पॉइंट्स आपस में सेम नहीं है, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। कोइंसाइड मतलब कि एक के ऊपर एक नहीं है ना। जैसे कि अगर मैं रेक्टेंगल बनाना चाहूं तो ये मैं जहां थी मैं वहीं वापस आ गई, तो आपका स्टार्ट एंड पॉइंट सेम हो गया, दैट इज कि वो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो वो आपका ओपन कर्व नहीं होगा। क्लियर है बात। ऐसे ही अगर मैं ये फिगर बनाया, मैंने मान लेते हैं मैंने यहीं से स्टार्ट किया, तो यहीं से घूम के क्या मैं सेम पॉइंट पे वापस आ गई, नहीं, यहाँ पे भी मैं, अब मेरा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम नहीं है, इसलिए ये भी हमारा एक क्लोज कर्व आएगा। ठीक है, सॉरी, ये भी हमारा एक ओपन कर्व आएगा। क्लियर है बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लोज कर्व पे। क्लोज कर्व में हमारा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होता है, सेम स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। क्लियर है बात। ठीक है, तो हमारे इस केस में क्लोज्ड कर्व में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जहां स्टार्ट किया वहीं वापस आ गया, अब कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, या हम इसको अदर वे में कह सकते हैं कि आपका कोई नो एंड पॉइंट, अदर फॉर्मेट में हम ये भी कह सकते हैं जहां स्टार्ट किया वहीं वापस आ गए, तो ये आपका कैसा हुआ, एक क्लोज्ड कर्व। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक मैंने बनाया सर्कल, मैं जहां स्टार्ट किया मैं वहीं वापस आ गई, है ना, तो ये आपका कैसा हो गया है, क्लोज्ड कर्व। ऐसे ही मैंने मान लेते एक रेक्टेंगल बनाया, तो यहाँ भी जहां मैंने स्टार्ट किया वहीं मैं वापस आ गई, तो ये भी आपका क्लोज्ड कर्व है, ये भी आपका क्लोज्ड कर्व है। क्लियर है बात। ठीक है, ऐसे ही ये एक फिगर बनाया मैंने, तो जहां मैं स्टार्ट किया मैं वहीं वापस आ गई, तो ये आपको सिंपल नहीं लग रहा होगा, बट ये आपका कैसा है, ये भी आपका एक क्लोज है, बिकॉज जहां से मैंने स्टार्ट किया वहीं मैं वापस आ गई। क्लियर है बात। ठीक है, अब जैसे कि मैंने मान लो ऐसे कुछ फिगर बनाया, तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, मैंने जहां से स्टार्ट किया था वहां मैं वापस नहीं आई हूँ, लेकिन आपका जो एंडिंग पॉइंट है वो आपके ऑलरेडी एक पॉइंट ऑलरेडी आपने स्टार्ट जहां से किया था वहीं पे लाई कर, तो ये भी आपका कैसा हुआ, एक क्लोज्ड कर्व हुआ। क्लियर है बात। ऐसे ही जहां स्टार्ट किया वहीं वापस आ गया, तो ये भी आपका हुआ एक क्लोज्ड कर्व। क्लियर है बात। ठीक है, ऐसे ही तो मैंने ऐसे कुछ फॉर्म किया है ना, तो ये भी आपका देखो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम आ रहे हैं, है ना, तो ये भी आपको कैसा हुआ, एक क्लोज्ड कर्व हुआ। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देख सकते हो कि दो टाइप्स के बने, दो अलग अलग बाइफोकेशन है। यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग एंड पॉइंट है वो आपका सेम ही आ रहा है, बट कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, हमारी लाइन जो हम कर्व बना रहे हो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। बट इस केस में आप देख सकते हो, या इस केस में भी देख सकते हो कि आपने जो बनाया है वो आपका इंटरसेक्ट हो रहा है एंड फिर वापस आ रहा है ना। तो ये हमारे दो केस होते हैं, इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व यानी कि ऐसे लाइंस, ऐसे कर्व जो कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं खुद को, यानी कि ऐसे नहीं बन रहे हैं, जैसे कि मैंने ऐसे बना दिया,
देखो यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये कैसा हो गया, इंटरसेक्टिंग। तो अगर ऐसा किया तो ये आपका कर्व तो है, क्लोज्ड कर्व भी है, बट आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं कहलाएगा। सिंपल क्लोज्ड कर्व्स कैसे होते हैं, जिनका स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम होता है, वो एक दूसरे कट नहीं करते हैं। जैसे कि सर्कल, सर्कल बनाया, स्टार्ट किया वहीं एंड कर दिया, रेक्टेंगल बनाया, है ना। ऐसे ही मान लेते हैं कि मैंने कोई और फिगर बनाया इस तरीके से, काफी कॉम्प्लेक्स है, बट फिर मैंने जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस आ गई, एंड कहीं भी मैंने अपने फिगर को कट नहीं किया, कहीं भी कट नहीं किया, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही मेरी लाइंस। क्लियर है बात, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने जो पहले बनाया था, मैं मान लो एक मैंने ऐसा बनाया, तो यहाँ पे भी आप देख लो कि आपका यहाँ पे आपका फिगर कट कर, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग हो गया, तो ये आपका क्लोज्ड कर्व तो हुआ, बट सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं कहलाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसी के बेस में कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या है, पोजीशन इन अ फिगर। ठीक है, अब फिगर्स का भी मैंने मान लो एक मैंने एक फिगर ड्रॉ किया। ठीक है, ये आपका किस टाइप का है, सिंपल क्लोज्ड फिगर, बिकॉज आपकी स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम आ रही है एंड आप कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये आपका कैसा हुआ, सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर रही हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स बना रही हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये हमारा पॉइंट डी, ये मैंने बनाया पॉइंट ई, इधर बनाया एफ, और यहाँ पे बनाया मैंने एक पॉइंट पी, और इधर बनाया पॉइंट क्यू। ठीक है, तो इन टोटल मैंने कुछ 7-8 आपके पॉइंट्स बनाए। अब यहाँ पर जो आपका फिगर है उसके बेस पे हम पॉइंट को स्टडी करेंगे कि फिगर के हिसाब से आपका पॉइंट कहाँ है, फिगर के हिसाब से। तब आप देखो, अब आप ये देखो, जो आपका ये जो पार्ट मैं शेड करने वाली हूँ, ये जो पार्ट है, ये आपका पार्ट क्या है, इंटीरियर ऑफ द फिगर, आपके फिगर के अंदर का हिस्सा है इंटीरियर पार्ट। तो जो भी पार्ट्स इंटीरियर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो पॉइंट्स लाई करते हैं इंटीरियर पे, दोज आर टर्म्ड एज इंटीरियर पॉइंट्स। तो हमारा एक केस आ गया किसका, इंटीरियर पॉइंट का, एक हमारा केस आ गया इंटीरियर पॉइंट का, यानी कि ऐसे पॉइंट जो हमारे फिगर के, हमारे जो बाउंड्री है उसके अंदर लाई कर रहे हैं, है ना, तो वो हमारे हो गए इंटीरियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारे इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हुए, कौन कौन से हुए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये हमारे फिगर के अंदर लाई कर रहे हैं। यहाँ पे पी और क्यू इंटीरियर में नहीं है, ध्यान रखना, वो बाउंड्री पे है, तो बाउंड्री पॉइंट्स अलग होते हैं। कौन से, बाउंड्री पॉइंट्स अलग होते हैं। बाउंड्री पे आपके कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, पी एंड क्यू, जो आपकी बाउंड्री, जो आपने लाइन बनाई है, जो आपने कर्व बनाया उस कर्व पे लाई कर रहे हैं, तो दोज आर बाउंड्री पॉइंट्स। क्लियर है। लास्ट हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट, यानी कि जो आपकी बाउंड्री है, जो आपकी फिगर की बाउंड्री उसके बाहर लाई कर रहे हैं, जो पॉइंट्स बाहर लाई करेंगे आपके बाउंड्री के, वो होंगे आपके एक्सटीरियर पॉइंट्स, जो कि आपके फिगर के बाहर लाई कर रहे हैं, इस एरिया में कहीं भी लाई कर सकते हैं, तो वो पॉइंट्स कैसे होंगे, आपके एक्सटीरियर पॉइंट्स। क्लियर है बात। तो यहाँ पे आपके एक्सटीरियर पॉइंट्स आ गए कौन कौन से, पी, सॉरी नॉट पी, पी तो आपका बाउंड्री पे है, डी, ई एंड एफ। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 टाइप के पॉइंट्स हैं, यानी कि पोजीशनिंग आई आपके पॉइंट्स की, हमने पोजीशन फाइंड की फिगर के हिसाब से। पर्सपेक्टिव किसका लिया हमने, फिगर का। अगर फिगर के बाउंड्री के अंदर लाई करेंगे तो वो होंगे हमारे इंटीरियर पॉइंट्स, अगर हमारे बाउंड्री पे ही लाई कर रहे हैं तो वो हो गए हमारे बाउंड्री पॉइंट्स, बट अगर आपके बाउंड्री के बाहर लाई कर रहे हैं तो वो हुए हमारे एक्सटीरियर पॉइंट्स। क्लियर है बात, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं, क्या हमें क्या समझ में आता है पॉलीगन वर्ड से,
पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन आपके ऐसे प्लेन फिगर्स होते हैं, क्या होते हैं? आपके ऐसे प्लेन फिगर्स जो कि लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बने होते हैं। यहाँ पे कर्व की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम लाइन सेगमेंट्स की बात करें। कर्व में आपका लाइन भी आता है, आपका कर्व भी आता है, और यहाँ पे हम कर्व नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ लाइन सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो आपके प्लेन फिगर विथ made with line segments and are closed, and वो closed भी है, यानी कि आपका closed का मतलब कि starting और end point सेम होते हैं। तो इस केस में कैसे भी फिगर्स, किसी भी टाइप के फिगर्स जिनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, एंड हम वहां पे लाइन सेगमेंट्स बना के पहुंच रहे हैं, कोई भी हम वहां पे आर के ऐसे कर्व नहीं ड्रॉ कर रहे, नहीं ऐसे नहीं, हम अपने लाइन सेगमेंट्स को यूज कर रहे हैं। लाइन सेगमेंट्स को यूज करके अपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके वही वापस आ गए। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे ए, मैं पॉइंट बी पे गई, फिर मैं यहाँ से एक पॉइंट सी पे गई एंड वापस आ गई। तो ये आपका कैसा हो गया? ये हो गया आपका एक क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज्ड फिगर भी हम इसको कह सकते हैं, पर साथ ही साथ आपका ये पॉलीगन भी है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ अपने लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनाया है। तो ये आपका हो गया एक पॉलीगन। ऐसे ही ये भी आपका कैसा हो गया? एक पॉलीगन। स्टार्टिंग एंड पॉइंट आपका देखो यहाँ पे सेम आ रहा, तो ये भी हमारा कैसा हो गया? एक पॉलीगन हो गया। ठीक है, पॉलीगन अब कौन से नहीं होते हैं? जो पॉलीगन नहीं है उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कोई बनाया फिगर, ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंड पॉइंट, दोनों आपके पॉइंट्स कोइंसाइड नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइन नहीं कर रहे, यानी कि दोनों पॉइंट सेम नहीं है, तो ये आपका पॉलीगन नहीं कहलाएगा, ये हमारा पॉलीगन नहीं है। क्लियर है बात? और अगर मैं ऐसे ही कुछ और ट्राई करूं बनाने का, कुछ इस तरीके से बनाया मैंने, तो यहाँ भी आप कह सकते हो आपको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम नहीं आ रहा है। लाइन सेगमेंट्स ही यूज की है, बट स्टिल आपके एंड पॉइंट सेम नहीं है। और ऐसे अगर मैंने सर्कल बनाया तो ये भी यहाँ आपके एंड पॉइंट्स तो सेम आ रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने लाइन सेगमेंट्स यूज नहीं की है, तो ये भी आपका एक पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन बनता है विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की हेल्प से हम अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आते हैं, तो वो एक जो फिगर बनेगा उसको हम कहेंगे पॉलीगन। क्लियर है बात? ठीक है। अब हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, हम उनकी बात करें। पहला टर्म हमारे पास साइड। साइड्स क्या है? हमारे लाइन सेगमेंट्स को ही हम साइड कहते हैं। स्ट्रेट लाइंस दैट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ अ पॉलीगन, ऐसी लाइंस जिनसे हमारी बाउंड्री बन रही है उनको हम कहते हैं साइड्स। जैसे कि मैंने कोई फिगर बनाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया, मैंने नाम दे दिया, तो ये हो गया ए बी सी डी ई। अगर मैं चाहूं, मैंने पॉइंट ए पे अगर स्टार्ट किया, चलो तो मैं बी पे गई, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ई एंड वापस ए पे आ गई, ये आपको पॉलीगन तो हुआ, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है एंड आपका ये एक पॉलीगन भी है। अब इस केस में आपका जो ये ए बी है, ये बी सी है, ये सी डी है, जो डी ई है एंड ए ई है, ये आपके फिगर की, आपके पॉलीगन की बाउंड्री बना रहा है, इनको हम कहते हैं साइड। तो यहाँ पे हमारी साइड्स कौन कौन सी आ गई? साइड्स आ गई हमारी ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ई, है ना। ई ए भी है हमारा, ई ए भी हमारी एक साइड है ना। बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे वर्टेक्स की। वर्टेक्स है तो वर्ड हमारा वर्टेक्स, पर वर्टेक्स इज फॉर द प्लूरल फॉर वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स का मतलब फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट जहाँ पे आपकी लाइन स्टार्ट या एंड हो रही है। तो जो ये पॉइंट ए है, ये कैसा है? हमारा एक वर्टेक्स है, जहां से आपकी लाइन चलना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मैं चल के कहां तक गई? बी पे गई, फिर बी से आपकी दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई, तो बी भी आपका क्या हुआ? फिक्स्ड पॉइंट। वर्टेक्स क्या होती है? पॉइंट्स वेयर टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगन मीट, कोई दो साइड्स आपकी मीट करें, कोई दो साइड्स आई एंड आपके वहां पे मीट करें, तो दोज आर टर्म्ड एज वर्टेक्स। तो यहाँ पे सी भी आपका एक पॉइंट है,
डी भी एक पॉइंट है एंड ई भी आपका एक पॉइंट है। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्टेक्स लिख लिए, ए एक वर्टेक्स है, बी है, सी, डी एंड ई। ठीक है, जितने साइड्स होंगे उतने ही हमारे वर्टेक्स भी आएंगे। क्लियर? देखो यहाँ पे हमारे साइड्स कितने आए, 1 2 3 4 5 एंड वर्टेक्स कितने आए, 1 2 3 4 5, तो 5 साइड्स 5 वर्टेक्स। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट है डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स कनेक्टिंग टू नॉन एडजेसेंट। अब इसके लिए पहले हम एडजेसेंट साइड पढ़ लेते हैं कि भाई एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। ऐसी साइड्स जो कनेक्टेड है, जिनका एक कॉमन पॉइंट है। जैसे कि मैंने यहाँ मान लेते हैं एक फिगर बनाया और मैंने यहाँ पे उसको नाम दे दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ ये कह सकती हूँ जो ये PS है, जो PS है और ये SR है, इसका एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो ये कैसी हुई, एडजेसेंट साइड्स हुई। तो एडजेसेंट में यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, PS आ गया, PS एंड SR, ये हमारी एडजेसेंट साइड्स है। एडजेसेंट हमेशा पेयर ऑफ साइड्स होंगी जो एक दूसरे के अगल बगल उनके कॉमन पॉइंट आ रहा होगा। वैसे ही मैंने SR और QR ले लिया, तो इनका एक पॉइंट आ जाएगा R, तो ये भी कैसी हुई, एडजेसेंट, यानी कि RS एंड QR, ये दोनों आपस में कैसी है, एडजेसेंट है। ठीक है, वैसे अगर मैंने PQ एंड PS लिया तो ये पॉइंट P आ गया, तो मैंने क्या लिया, PQ एंड PS, तो ये भी कैसी हुई, एडजेसेंट। एक सिंगल पॉइंट आ रहा है कॉमन एंड दोनों अगल बगल है, एकदम जुड़े हुए एक पॉइंट पे, जिनका एक कॉमन पॉइंट आ रहा होगा, जहां वो मीट कर रहे होंगे उनका पॉइंट होगा, तो उनको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड्स, है ना। अब डायगोनल्स की बात करते हैं वापस से। डायगोनल्स क्या होते हैं, ऐसी लाइंस जो हम अपने फिगर के अंदर ड्रॉ करते हैं, इंटीरियर में ड्रॉ करते हैं, एंड वो लाइंस बनती है बाय कनेक्टिंग टू नॉन एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी फिगर में बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन, हमारा ये फिगर है। ठीक है, अब मैं ना पॉइंट ए से ट्राई करती हूँ डायगोनल बनाने का, पॉइंट ए से। ठीक है, मैं पॉइंट ए पे हूँ, मैं अगर ए से बी पे लाइन ड्रॉ करूंगी तो वो आपका क्या बनेगा, साइड बन जाएगा, है ना। अगर मैं ए से ई पे आऊंगी तो वो भी एक साइड बन जाएगा। तो मुझे कोई ऐसा पॉइंट तक जाना है जहां पे मेरी एडजेसेंट साइड्स ना आ रही हो, यानी कि मैं ए से कहाँ आ गई, ए से मैं अगर सी पे आ गई, मैंने बी को स्किप कर दिया, तो ये AC क्या हो गई, एक डायगोनल हो गई, AC क्या हो गई, एक डायगोनल हो गई। ठीक है, ऐसे ही A से मैंने E को स्किप करके D पे आ गई, तो AD भी कैसी हो गई, एक डायगोनल हो गई। AC AD हमारी हो गई डायगोनल्स। क्लियर है बात? अब ऐसे ही अगर मैं B पे हूँ, मैं अगर B से A पे जाऊं तो वो तो मेरी साइड है ना। वैसे अगर मैं B से C पे आऊं तो वो भी एक साइड है, तो मैं B से अगर D पे आ गई तो आप देखो आपकी एडजेसेंट साइड्स के अक्रॉस हम जा रहे हैं, तो ये आपकी क्या हो गई, BD भी एक डायगोनल हो गई। क्लियर है बात? अब B से अगर मैं E पे आ जाऊं तो मैंने देखो A को स्किप कर दिया, मैंने एडजेसेंट पॉइंट्स को स्किप करके अपने अदर साइड अदर पॉइंट तक गए जो कि है E, तो यहाँ आपका BE भी क्या आ जाएगा, BE भी क्या आ जाएगा, आपका एक डायगोनल। क्लियर है? अब अगर मैं पॉइंट C की बात करूं, तो पॉइंट C से अगर मैं B पे जाऊंगा तो ये साइड हो जाएगी, D पे जाऊंगा तो वो भी एक साइड होगी। अगर मैं C से E पे गई, ये CE, तो CE भी कैसी है, हमारी एक डायगोनल है। ऐसे ही हम बहुत सारे डायगोनल्स को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, डायगोनल्स क्या होती है, लाइन सेगमेंट C है जो हमारे दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है, कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर मैंने एक और फिगर ड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका A से B पे अगर तो साइड बनी,
ए से एफ जाएगा तो भी वो साइड बनेगी। तो आपका ई, ए और बी जो ये पॉइंट्स है ये आपके कैसे हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। तो इनको स्किप करते हुए अगर मैं ए से सी पे चली गई जो कि मेरा एडजेसेंट नहीं है, ए के जस्ट बगल में नहीं है, तो आपका ये क्या हो गई, ये डायगोनल हो गई। ऐसे ही ए से अगर मैं डी पे गई जो कि उसके जस्ट बगल में नहीं है, जस्ट बगल वाला वर्टेक्स नहीं है, तो यहाँ पे एडी भी क्या हो गई, मेरी एक डायगोनल हो गई। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये जो हमारा डायगोनल्स है वो इस फॉर्मेट में हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स है हमारे साइड्स, वर्टेक्स एंड डायगोनल्स। ये हम इनके बारे में भी बहुत कुछ आप इनको यूज करते हैं जिनसे कि हम फिगर के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एंगल्स पे। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स, अब देखो आपके जहां पे दो लाइंस मीट कर रही होती है, दो लाइन सेगमेंट्स या दो रेस या दो लाइन सेगमेंट्स जहां मीट कर रही होती है, उनके बीच का जो मेजरमेंट होता है उसको हम कहते हैं एंगल। जैसे कि मैंने एक ही लाइन बनाई, सिमिलर वे में मैंने इसी पॉइंट से दूसरी लाइन बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको ये बोला कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है ए, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों लाइंस का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ए से यहाँ गई, मैं बोल रही थी कि एक रे है तो मैंने ए बी बोल दी, और ये एक अदर रे जा रही है, मैंने इसे सी बोल दिया। अब जो ये मेजरमेंट है इन दोनों की लाइंस के बीच का, इसको हम कहते हैं एंगल। क्या होता है एंगल? एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेस और टू लाइन सेगमेंट्स मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट, एक कॉमन एंड पॉइंट या एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट कॉल्ड दी वर्टेक्स, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स क्या होता है हमारा, जहां पे दो लाइन सेगमेंट्स मीट करती है। तो ये पॉइंट देखो ए क्या है, जहां पे हमारी ये लाइन ए सी एंड ए बी मीट कर रही है, ए क्या हो गया, एक वर्टेक्स हो गया। अभी वर्टेक्स भी है एंड ये हमारा एक स्टार्टिंग है, एंड पॉइंट भी है फॉर बोथ ऑफ द टू रेस। तो यहाँ पे जो ये मेजरमेंट आएगा, ये आएगा हमारा एंगल, इसको हम बोलेंगे एंगल। तो ये तो वर्टेक्स है ना, और ये आपकी दो रेस है। ऐसे अगर मैं दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करूं, ये एक लाइन सेगमेंट है एंड ये एक लाइन सेगमेंट। देखो अगेन आपके लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट जो है वो सेम आ रहा है। तो ये यहाँ का जो मेजरमेंट होगा इसको हम बोलेंगे एंगल। एंगल को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जो टर्निंग होती है, यानी कि अगर आप PQ पे हो तो PQ को कितना टर्न करोगे कि वो PR पे कोइंसाइड कर जाए, यानी कि आप कितना टर्न करोगे अपने PQ को टू गेट इट ओवर PR, कि वो PR के ऊपर आ जाए। यानी कि अगर ये आपका PQ है, आप जो कितना घुमा दोगे पॉइंट P से, अगर आपका पॉइंट P फिक्स्ड है ना, अगर आपका ये पॉइंट फिक्स्ड है तो उसको कितना घुमा दोगे कि वो आपके इस लाइन के ऊपर ही आ जाए, कोइंसाइड कर जाए। इस टर्निंग को भी हम कहते हैं एंगल। तो एंगल आपका एक टर्निंग भी है कि आप कितना अपने साइड को, अपने लाइन सेगमेंट को या अपने रे को फिक्स्ड पॉइंट से टर्न कर रहे हो कि वो आपके अदर साइड पे जो अदर लाइन सेगमेंट है, अदर आपकी रे है, उस पे कोइंसाइड कर जाए। क्लियर है बात? ठीक है, अब कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, उनके पहले बेसिक एक बार पढ़ ले। तो सबसे पहले हमारे पास आया एंगल्स राइट एंड स्ट्रेट। राइट एंड स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एंगल की। राइट एंगल्स का मतलब ये होता है कि दो लाइन सेगमेंट्स हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो मैंने कोई दो लाइंस बनाई, उनके बीच का जो एंगल है वो 90 है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं विद टू लाइंस, तो ये आपका अगर हुआ 90 डिग्री तो आपका एंगल होगा राइट एंगल। यानी कि राइट एंगल का फिक्स्ड वैल्यू होती है व्हिच इज 90 डिग्री। अगर आपके लाइन सेगमेंट्स या रेस के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, अगर एंगल 90 बन रहा है तो वो एंगल कैसा होगा, राइट एंगल। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है कि मैंने कोई पॉइंट है B, यहां से एक लाइन ड्रॉ की टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट, तो ये आपका मैंने ले लिया PR। ठीक है, अब पॉइंट P से ही मैंने एक्सट्रीम राइट पे एक रे बना दी।
ठीक है। अब जो ये पूरा एंगल बन रहा है, इस ये अगर 180 बन रहा है, अगर ये आपका 180 बन रहा है तो ये होगा एक आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है। अब जैसे मैंने मान लो, इसको अदर वे से भी हम समझ सकते हैं, जैसे मैंने मान लेते हैं कि मैंने एक लाइन बनाई, एक स्ट्रेट लाइन बनाई। स्ट्रेट लाइन मतलब कहीं भी वो कर्व नहीं ले रही है, कहीं भी वो बेंड नहीं कर रही है, आपके स्ट्रेटली मूव कर रही है। तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिया P, ये पॉइंट लिया Q, इसी के फिर मैंने पॉइंट ले लिया R। ठीक है। अब देखो स्ट्रेट लाइन पर मैंने ये पॉइंट R की बात कर रही थी, कितना टर्न होगा, या मैं PR को कितना घुमा दूं कि वो PQ के ऊपर आ जाए। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है, जो टर्निंग मेजरमेंट है, ये है हमारा स्ट्रेट एंगल, जो कि आएगा हमेशा 180 डिग्री। अगर आपका दो लाइन सेगमेंट्स या दो रेस के बीच में एंगल 180 डिग्री बन रहा है तो वो आपका होगा स्ट्रेट एंगल। क्लियर है बात? ठीक है। ऐसी और टाइप ऑफ एंगल्स हम उनकी भी बात करते, पर ये थे हमारे फिक्स्ड एंगल्स, जिनकी मेजरमेंट हमें या जिनकी वैल्यू हमें फिक्स्ड पता है। क्लियर है बात? ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि जो हमारा राइट एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री। कोई भी लाइन सेगमेंट्स है हमारी, अगर वो हमारी एक पॉइंट पे मिल रही है, वो एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री, तो वो कैसे होंगी लाइंस हमारी, वो एंगल कैसा होगा, राइट एंगल व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे हमारा एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। ठीक है। अब इसके बेस हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल नेम फॉर हाफ रेवोल्यूशन। तो पहले हम ये बात करते हैं कि रेवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है। रेवोल्यूशन मतलब कि आप एक पॉइंट पे थे, आप घूम के एक सर्कल के फॉर्म में घूम के उसी सेम पॉइंट पे वापस आ गए। जैसे कि सर्कल, जैसे कि आप इस पॉइंट पे हो ए, आप घूमे, सर्कल फॉर्म किया, वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो ये आपका हुआ कंप्लीट रेवोल्यूशन, है ना। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एंगल होता है, ये एंगल होता है 360 डिग्री, कि आप एक पॉइंट पे थे, आप पूरा घूमे, ठीक है, एंड आप पूरा घूम के वापस आ गए, व्हिच इज 360 डिग्री। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि what is the angle name for half of a revolution, half of the revolution। तो उन्होंने हमें क्या बोल दिया कि half of revolution। इसका मतलब क्या हुआ, half का मतलब होता है 1/2, है ना। half का मतलब 1/2 और off का मतलब होता है multiply। अब revolution मतलब कितना हुआ, एंगल कितना बन रहा है, 360 डिग्री। तो आप खुद बताओ, इसका हाफ करोगे आप 360 का, तो आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। अब इसका नाम क्या है, जब आपका एंगल 180 डिग्री आता है तो उसका नाम क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। तो आपका नेम ऑफ द एंगल फॉर हाफ रेवोल्यूशन हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है। एंगल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपकी दो लाइन सेगमेंट्स या दो रे हैं, तो हम उनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हमें कि व्हाट इज द एंगल नेम फॉर 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन। तो वो पूछ रहे हैं आपसे 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, है ना। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4 आपका एक फ्रैक्शन है which is written as 1/4, है ना। 1/4 ऑफ माने मल्टीप्लाई, रिवोल्यूशन माने आपका एंगल कितना बनना चाहिए, 360 डिग्री। अब इसको डिवाइड करो, कितना आएगा आपके पास, 1/4 ऑफ 360 कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 90 डिग्री। अब इस एंगल का नाम क्या है, नाम है इसका राइट एंगल। ये नाम आपसे पूछा गया है सेकंड पार्ट में कि ऐसा कौन सा एंगल होता है, इस एंगल का नाम क्या है जो कि 1/4 होता है हमारे कंप्लीट रेवोल्यूशन का। क्लियर है बात? ठीक है। ऐसे ही हमारी क्लॉक होती है, क्लॉक में क्या होता है, ठीक है, ये हमारी क्लॉक है। क्लॉक में आपके कुछ मेजरमेंट्स नंबर्स होते हैं, 12, 1, 2, 3, और आपका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है सेंटर, इसको हम कहते हैं ओ, या आप कह सकते हो कि आपका सेंटर जहां से आपकी जो हैंड्स होती है क्लॉक की वो कनेक्टेड होती है इस स्पेसिफिक पॉइंट पे, एंड वो आपकी फिर ऐसे क्लॉकवाइज मतलब आपका ऐसे रोटेशन हो रहा है ना, 12 से 1 पे, फिर 2 पे, फिर तो ये आपका हो गया क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि आप 12 से उल्टा जा रहे हो, है ना, यानी कि 12 से 11, 10, 9, तो ये आपका जो ये डायरेक्शन हो गया, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए, पहला हुआ क्लॉकवाइज, दूसरा हुआ एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज में आप अपने बड़े नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं 4 पे हूँ, 4 से मैं 6 की तरफ गई, 4 से मैं 6 की तरफ गई, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में आप उल्टा कर रहे हो, आप छोटे नंबर की तरफ मूव कर रहे हो। अगर मैं 8 पे थी तो मैं 5 पे आ गई, तो 8 से 5 पे आने पे आई एम मूविंग टूवर्ड्स स्मॉलर नंबर्स, तो ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपकी हैंड जो है क्लॉक की वो 3 पे है। ठीक है, 3 पे है, अभी आपकी मूव कर जाए 6 पे थोड़ी देर बाद, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 3 पे थी। ठीक है, 3 पे थी, 3 मतलब इस तरफ हो गया, 3 पे थी, ये 6 पे आ गई, तो इसने कितना टर्न किया, कितना से टर्न किया कि ये 6 तक आ गई। ये कैसे निकाल सकते हैं, ये कैसे निकालेंगे, हम अपने क्लॉक को एक काम करते हैं, 4 सेक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं। मैंने क्या किया, 9, 3 पे एक लाइन बना ली, और सेम पॉइंट से मैंने एक लाइन ऐसे बना ली। ठीक है, अब ये क्या हुआ, मैंने अपने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने अपने सर्कल को क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना, किसमें किया, 4 इक्वल पार्ट्स में। अब अगर आपको याद हो कि 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होता है, वो होता है 1/4 ऑफ 360, जो कि आपका आएगा 90 डिग्री। डिग्री यहाँ पे आपकी यूनिट है एंगल की। ठीक है, यहाँ पे जो ये लिखा है, मैंने ये डॉट बनाया है, ये आपका है साइन ऑफ डिग्री, जो कि आपकी यूनिट है एंगल की। क्लियर है। अब यहाँ पे दो जो आपका ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये आपका एक पार्ट है, ये आपका हो गया 4 पार्ट। तो ये 4 जो चारों पार्ट है, ये आपके आपस में इक्वल है। तो मैंने आपसे पूछा था पिछले क्वेश्चन में कि आपका 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे मैं पूरा घूम के वापस आ गई, तो मेरा रिवॉल्यूशन कितना हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ मेरा 360 डिग्री। अब उसका 1/4 क्यों बोले, बिकॉज मैंने अपने पूरे सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक पार्ट पे एंगल कितना बन रहा होगा, एक पार्ट पे एंगल कितना बन रहा होगा, देखो यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 4 पार्ट्स आपके फॉर्म कर रहे हैं एंगल 360 डिग्री। आप 9 बेटा पूरा घूम के वापस है, तो टोटल हो गए 4 पार्ट्स, तो आपके चारों पार्ट्स मिलके एंगल फॉर्म कर रहे हैं सेंटर पर 360 डिग्री। तो आपका एक पार्ट कितना फॉर्म करेगा, कितना करेगा, 360 अपॉन 4 विच इज 90 डिग्री। यानी कि चारों पार्ट्स में एंगल कितना बनेगा हमारा, 90 डिग्री। क्लियर है बात। ठीक है, अब इसी के बेस पर हमें क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन, what fraction of a clockwise revolution does the R hand ये है आपकी R hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9। अब देखो 3 to 9, आप 3 पे थे, 3 से आप आ गए 9 पे, तो आपने कितने पार्ट्स मूव किए, आप 3 से 6 पे आपने एक पार्ट कंप्लीट किया, तो 6 से 9 में आपने सेकंड पार्ट कंप्लीट किया, तो आपने कितने पार्ट्स कंप्लीट किए, 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट पार्ट में आपने 2 इक्वल पार्ट्स कवर किए, है ना। अब अगर आपका एक पार्ट कितना एंगल बनाया था हमारा, 90 डिग्री, तो आपके 2 पार्ट्स कितने बनाएंगे, 180 डिग्री। यानी कि 2 से 3 तक टर्न करने पे जो आपका एंगल का टर्निंग है, जो आपका एंगल बनेगा, वो होगा 180 डिग्री। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन, क्लॉकवाइज यानी कि आप 3 to 9 पे आप कैसे मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। तो वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि वो कितना फ्रैक्शन मूव कर रहा है। तो अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास टोटल कितने पार्ट्स थे, 4, उनमें से उसने 2 मूव कर लिया, तो उसके पास फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 2 में से 4 उसने मूव किया, उसने 2 में से 4 पार्ट्स में 2 पार्ट्स कवर किए, तो ये आपका आ गया 1/2, यानी कि उसका फ्रैक्शन मूवमेंट का कितना हुआ, 1/2, यानी कि हाफ ऑफ द
क्लॉक उसने कवर कर ली अपने 3 to 9 में। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट है 4 to 7। 4 to 7 तो देखो यहाँ पे 4 से 7। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक चीज और समझते हैं। यहाँ पे मैं नंबर्स लिख रही हूं। ठीक है, ये आपका आ गया सेंटर ऑफ द क्लॉक। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने मूव किया 4 to 7। उसके लिए पहले हम ये समझते हैं कि अगर हम 12 से 1 पे आए, 12 से 1 पे हमने कितना फ्रैक्शन मूव किया, कितना फ्रैक्शन मूव किया आप खुद देखो। 12 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आप कितनी बार मूव करोगे? आप सेम पॉइंट पे वापस पहुंच रहे हो। कितने आवर्स आप कवर कर रहे हो? आप कवर कर रहे हो 12 आवर्स, यानी कि आप 12 टाइम्स आप एक तरीके से मूव कर रहे हो वन नंबर टू अनदर नंबर। तो ये आपके पास आ गया टोटल आ गया आपके पास 12, है ना? क्या 12 से 1 पर तो आपने एक टर्न किया, फिर 1 से 2 में आपका सेकंड टर्न, 2 से 3 पर थर्ड टर्न, फिर ऐसे करते करते 11 से 12 में आपका आ गया 12। टोटल 12 बार अपना नंबर चेंज कर रहे हो। ठीक है, अब आपको वो क्या कह रहे हैं? 4 to 7, यानी कि आप 4 पे थे, आपने मूव किया 7 तक, तो आपने कितने बार अपने नंबर चेंज किया? 4 से 5 1, 5 से 6 2, 6 से 7 3। तो आपने 3 कवर किए, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 3/12, दैट इज 1/4, यानी कि 1/4। क्लियर है बात? ठीक है, आप 4 से 5 पे आए 1, 4 से 5 से 6 2, 6 से 7 3। तो आपने 3 बार अपना नंबर चेंज किया, तो 3 टर्न्स लिए हैं प्रॉपर। एंड ये आपको 12 में से आपने टर्न्स, तो आपका हो गया पूरा फ्रैक्शन 1/4। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं अगर कि आप मुझे इसका एंगल बताओ कि आपने कितना एंगल टर्न किया है, तो आपको याद होगा कि पूरा रिवोल्यूशन कितना होता है? 360। आपने काम कितना किया? 1/4। तो 1/4 का 1/4 आपने मूव किया, तो ये आपका हो गया इंटू 360। तो ये अगेन आपका आ गया 90 डिग्री, यानी कि आप अगर 4 to 7 मूव कर रहे हो, अगर आप 3 बार का टर्निंग इफेक्ट दिखा रहे हो, तो वो आपका एंगल आएगा 90 डिग्री। क्लियर बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 7 to 10। हम 7 पे हैं, हम मूव किए 10 तक, है ना? 7 से 10 तक। अब देखो अब कितनी बार मूव कर रहे हैं हम 7 पे हैं, 7 से 8 पे आए, फिर 8 से 9, फिर 9 से 10। तो अगेन हम कितनी बार नंबर चेंज कर रहे हैं? कितने टर्न्स ले रहे हैं? हम ले रहे हैं 3 टर्न्स। तो यानी कि आपके सी पार्ट में भी आप 3 टर्न्स ले रहे हो आउट ऑफ 12। तो ये भी आपका आ गया 1/4। अगर आपसे एंगल मांगेंगे तो हम फिर इंटू 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 12 to 9। 12 से 9 कहाँ मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। तो हम 12 से 9 ऐसे नहीं आएंगे, हम 12 से 9, 12 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसे करते करते 9 तक आएंगे, क्योंकि हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ठीक है, हम 12 पे हैं, हमें आना है 9 तक। तो हम 12 से 1 पे आए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 एंड 9। तो ये आपने कितनी बार चेंज किया अपना? कितनी बार टर्न किया हमने? कितनी बार टर्न किया? हमने किया 9 टाइम्स आउट ऑफ 12। तो ये आपका हो जाएगा 9/12 रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे, 3/4 इज द रिक्वायर्ड, यानी कि हमने क्लॉक में 3/4 पार्ट कवर कर लिया है। 12 में से हमने 9 पार्ट्स कवर किए, दैट इज 3/4 पार्ट अपने क्लॉक का कवर कर लिया है। क्लियर है? ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 1 to 10। क्या कह रहे हैं? 1 to 10। तब हम 1 पे हैं, हम आए कहाँ?
10 पे, तो 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगेन हमने कितना मूव किया, 9 टर्न्स लिए, तो 9 अपॉन टोटल कितना है हमारे पास 12, ये फिर से हो गया 3/4, यानी कि 1 से 10 क्लॉकवाइज मूव करने पे हम फिर से 3/4 ऑफ दी क्लॉक कवर कर रहे हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 to 3, 6 to 3, अब हमें 6 पे, हमें जाना है 3 पे। हम ऐसे नहीं मूव करेंगे बैकवर्ड्स, क्योंकि हमें मेंशन किया गया हमें कैसे मूव करना है क्लॉकवाइज, तो हम 6 से 7 फिर 8 फिर 9 फिर ऐसे करते करते हम 3 तक आएंगे, तो हम 6 से 7 पे आए, 8 9 10 11 12 1 2 3, तो हमने अब यहाँ पे कितना मूव किया, फिर से 9 टाइम्स मूव किया, तो फिर से हमारा आंसर आ गया 3/4, यानी कि हमने कितना फ्रैक्शन कवर किया है अपने पूरे क्लॉक का, 3/4। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम ये जो बेसिक और एंगल है ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अक्यूट एंगल, ये सिंबल है एंगल का। ठीक है, अक्यूट एंगल आपके ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि 0 से बड़े होते हैं बट 90 से छोटे होते हैं, यानी कि these are the angles less than right angles। राइट एंगल्स क्या होते हैं? राइट एंगल्स हमारे एंगल्स जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो अक्यूट कैसे हुए? जो कि राइट एंगल से छोटे होते हैं, यानी कि जैसे कि आपका 15 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री, 70 डिग्री, 85 डिग्री एंड इवन 89 डिग्री। बट 90 आपका कैसा होगा? राइट एंगल। अक्यूट कैसे होते हैं? 0 से 90 डिग्री के अंदर लाई करते हैं, यानी कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उनको हम कहते हैं अक्यूट एंगल। तो आपका कोई भी एंगल, जैसे कि मैंने अगर बेस लाइन सेगमेंट है AB, मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, तो अगर ये आपका एंगल लेस देन 90 है तो ये कैसा हुआ? अक्यूट एंगल। क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंगल है, विच इज ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल कैसा होता है? हमारा राइट एंगल से बड़ा होता है बट इट्स लेस देन स्ट्रेट एंगल। दैट इज, मैं यहां लिख रही हूं कि ये है मोर देन राइट एंगल but less than straight angle, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 90 से बड़ी होगी जो भी वैल्यू हमारा एंगल होगा वो हमारा कैसे होगा? 90 से ज्यादा होगा, बट एट द सेम टाइम वो 180 से छोटा होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 120 डिग्री, तो 120 इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। वैसे ही 150 मोर देन 90 बट लेस देन 180। सिमिलर वे में 100 है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, सारे एंगल्स जो कि हमारे 90 से ज्यादा हो बट लेस देन 180 हो, तो इनको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अभी बनते कैसे हैं देखो, सबसे पहले 90 समझते, देखो ये हो गया 90, ठीक है, आपका 90 हमेशा ऐसे फॉर्म होगा एल के शेप में, ठीक है, बट आपका अगर आपका एंगल इस बेस पे कुछ ऐसे चला जाए, कुछ यहाँ चला जाए, 90 से देखो ज्यादा हो गया ना, तो ये 90 था तो ये आपने थोड़ा एक्स्ट्रा इसको एक्सटेंड कर दिया, टर्न ज्यादा कर देना, तो ये आपका कैसा हुआ? ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लास्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल होता है ऐसे एंगल जो कि स्ट्रेट एंगल से ज्यादा होते हैं, एंगल्स more than straight angle, यानी कि more than 180 डिग्री, यानी कि 190, 200, 260, 300, 360, ये सारे हमारे कैसे हैं? हमारे स्ट्रेट एंगल, हमारे ये रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि हमारे स्ट्रेट एंगल से ज्यादा है। स्ट्रेट एंगल कैसा होता है? जैसे ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मैंने ये पॉइंट लिया, तो ये पूरा एंगल आपका कितना हो गया? 180, यानी कि हो गया हमारा
स्ट्रेट एंगल। अब आपके कोई भी लाइन सेगमेंट अगर ऐसे जा रही है और मैं ये पूरा एंगल मेजर करूं, ये पूरा कितना हो गया आपका, मोर देन 180 है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है 180 का, तो ये आपका हो गया मोर देन 180 व्हिच वुड बी टर्म्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का, कि मेजर ऑफ एन अक्यूट एंगल इज लेस देन, ये जो सिंबल है ये किसका होता है, लेस का होता है ना। तो कह रहे हैं कि एंगल लेस देन 90 डिग्री, क्या ये ट्रू है? क्या ये हमने सही चीज बोली है कि जो अक्यूट होता है वो लेस देन 90 होता है? बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है। अक्यूट एंगल कैसा होता है, 0 से 90 के बीच में लाइक बताने कि ऐसे एंगल्स जो कि राइट एंगल से छोटे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। नेक्स्ट है मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90। ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स जो कि राइट एंगल से ज्यादा हो बट स्ट्रेट एंगल से कम होते हैं, 90 से ज्यादा होते हैं। ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स जो कि होते हैं मोर देन स्ट्रेट एंगल्स। तो यहाँ पे हमारे पास मेजर, यहाँ पे स्टेटमेंट आ गया क्योंकि हाँ हमारे एंगल्स 180 से ज्यादा होते हैं। अच्छा एक सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90। ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, एंगल जिनकी मेजरमेंट जिनका एंगल जो कि होता है राइट एंगल से ज्यादा और स्ट्रेट एंगल से कम। तो क्या आपका एंगल 90 से कम होगा? नहीं, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। मुझे लगा शायद कि वो मोर लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री। कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब कि हम एक पॉइंट पे हैं, घूम के सर्कल फॉर्म करके वहीं वापस आते हैं, तो ऐसे में हमारा एंगल कितना बनता है, 360। तो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एम angle A is 53 and angle B is 35, then angle A is less than angle B. वो M लिखा है, जस्ट मेंशन कि आपके दोनों सिंबल साथ में क्लब ना कर जाए। तो क्या आपका एंगल A एंगल B से छोटा है? ये हमें मोर बताना है, हमें यहाँ पे मोर बताना है। क्या आपका एंगल A ज्यादा है एंगल B से? खुद देखो, मेजर देखो, ये 53 है और यहाँ पर 35, तो एंगल A हुआ हमारा 53 डिग्री और ये हुआ 35 डिग्री। तो कौन सा बड़ा है? एंगल A ज्यादा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि एंगल A इज मोर देन एंगल B? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एंगल हैज अ लार्ज मेजर। इन दोनों में से किसका मेजर ज्यादा है? अब आप खुद देखो, अगर आप इनको कोइंसिड करना चाहो, अगर चाहो कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, तो किसने ज्यादा टर्न ले रखा है, किसने ज्यादा टिल्ट हुआ है अपने ओरिजिनल पोजीशन। तो आप खुद देख सकते हो कि ये आपका एंगल थोड़ा छोटा बना, उसे टर्न थोड़ा कम लिया है। सिमिलर केस में इसने टर्न थोड़ा ज्यादा लिया है। तो कौन सा एंगल कम है, कौन सा एंगल ज्यादा है, ये आप मेजर भी कर सकते हो यूजिंग योर प्रोट्रैक्टर, क्योंकि एंड में आपसे मेजर भी मांगा है, तो आपने प्रोट्रैक्टर को यूज कर सकते हो टू मेजर दीज टू एंगल्स। अब मेजर कैसे करते हैं, आपने कभी अगर देखा है प्रोट्रैक्टर, तो आपका इस तरीके से होता है, एक सेमी सर्कल, उसका एक सेंटर पॉइंट होता है और यहाँ पे एंगल होता है 0 डिग्री, फिर 10, 20, ऐसे करते करते यहाँ पे 90 डिग्री एंड यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक है। आप इसको यहाँ प्लेस करोगे, आपको इस O पे इस A को रखना है, ऐसे प्लेस करना है कि आपको जो ये O है ये A के ऊपर ही लाई करे। ठीक है। फिर आपकी ये लाइन इस लाइन से कोइंसाइड करनी चाहिए। जो ये लाइन है आपकी O और ये लाइन है ये आपकी O, इस लाइन से जो ये आपकी A लाइन है, जो ये वे है A, इससे कोइंसाइड करना चाहिए। फिर आपका जो एंगल जैसे मान लो अगर आपकी लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वो होगा हमारा रिक्वायर्ड मेजर ऑफ द गिवन एंगल। फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सा एंगल ज्यादा है, कौन सा एंगल छोटा है। क्लियर है बात? बट यहाँ पे अभी हम ये तो बता सकते हैं कि एंगल B जो एंगल B है वो हमारा ज्यादा है एंगल A से, बिकॉज आप देख सकते हो टर्निंग जो है वो हमारे B के केस में ज्यादा हो रही है। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे क्या है, देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है,
हमें फिल इन द ब्लैंक करना है यूजिंग अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। हमें ये 4 वर्ड्स यूज करने हैं। तो पहला क्या है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजर राइट एंगल से लेस है। ये कौन से एंगल्स होते हैं, कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे अक्यूट, है ना। क्लियर है बात। फिर देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, एंगल, ऐसा एंगल जिसका मेजर इज ग्रेटर देन राइट एंगल। ऐसे कौन सा एंगल जिनका जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, राइट एंगल से ज्यादा होता है, दोज आर ऑब्ट्यूज, है ना, वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है। फिर हमारे पास है एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ मेजर ऑफ 2 राइट एंगल। हम 2 राइट एंगल्स को ऐड कर दें, पहले 2 राइट एंगल्स को ऐड करने का मतलब क्या हुआ, राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो 90 में अगर हम 90 ही ऐड कर दें, हम यहाँ क्या करें, 2 राइट एंगल्स को ऐड कर रहे हैं, तो एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री, जो कि क्या है, जो कि किस टाइप का एंगल है, जो कि है हमारा स्ट्रेट एंगल, जो कि है हमारा स्ट्रेट एंगल। क्लियर है। फिर when the sum of measure of 2 angles is that of a right angle, then each one of them is हमको क्या कह रहे हैं, 2 एंगल्स लिए, एंगल बी और एंगल ए, इनका सम क्या है 90 डिग्री। तो फिर से पढ़ते हैं, सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स, 2 एंगल्स का जो सम का मेजर, सम मतलब कि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, अगर हमने इनको ऐड किया तो जो सम है वो 90 आ गया। दोनों एंगल कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, दोनों एंगल होंगे अक्यूट। अगर दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे तभी तो आपका सम 90 आ पाएगा ना, है ना। आपके 2 वैल्यूज बहुत छोटे, 20 है, 30 है, या आपका आप ले सकते हो, एक आपका 40 है, एक आपका 50 है, तो इनको ऐड करने पे 40-50 को ऐड करने पे आया 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका सम कितना है 90, तो आपका बन क्या गया, राइट एंगल है। पर ये दोनों एंगल कैसे है, दोनों एंगल हमारे अक्यूट है। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट, when the sum of the measure of 2 angles, हमने कोई 2 एंगल लिए, उनका सम निकाला, यानी कि हमने उनको ऐड किया और सम कितना आया, एक स्ट्रेट एंगल, सम आया एक स्ट्रेट एंगल। एंड इफ वन ऑफ देम, मतलब हमने 2 एंगल्स लिए, उनका सम लिया एंड वो आ गया 180 डिग्री। अब क्या कह रहे हैं, इफ वन ऑफ देम इज अक्यूट, अगर मान लेते कि ये एंगल अक्यूट है, क्या बोले, वन ऑफ देम, दोनों में से ए और बी में से हमारा एक एंगल अक्यूट है, एक एंगल अक्यूट, तो हमारा अदर शुड बी, दूसरा एंगल क्या होना चाहिए कि हमारा 180 आ जाए। तो मान लो a प्लस बी 180 है क्वेश्चन के हिसाब से, अगर मैंने a की जगह लिख दिया 50 डिग्री, क्योंकि वो अक्यूट है, यानी कि लेस देन 90। अगर यहाँ 50 है, आप खुद देखो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि आपका 180 आ जाए। इस केस में इट शुड बी अराउंड, इट शुड बी 130। तो 130 किस टाइप का एंगल है, ये है आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर एक अक्यूट है तो दूसरा आपका हमेशा ऑब्ट्यूज होना चाहिए। अगर आप अक्यूट को ऐड करोगे तो सम कभी भी 180 नहीं होगा। अक्यूट माने लेस देन 90। अब बोलो, देखो मैंने 75 में 85 ऐड किया, दोनों कैसे हैं, दोनों एंगल्स कैसे हैं, अक्यूट। इनको ऐड करने पे क्या आपका एंगल कभी भी आपका 180 आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आपका एक एंगल अक्यूट है तो दूसरा क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज, टू गेट द सम एज स्ट्रेट एंगल। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे प्लान जो कि आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो 1 मार्क के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे ही चैप्टर तो हमारा फिनिश हो गया है ना, मतलब इतना हमारा बेसिक्स हमने पूरे कवर कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर से, इस लेक्चर से आपको कोई भी हेल्प मिली हो एंड आपने पूरा लेक्चर देखा है, तो थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।